right? So let's start triangle centrality measure. So if you recall, the clustering coefficient measure basically measures the embeddedness of a node. And the issue of clustering coefficient is that it might not it might not be able to give high centrality to a node which is embedded, but it does not have a high clustering coefficient. हमारे पास इस तरह का कुछ सिनेरियो हो सकता है, जिस तरह अगर हम लोग ये एग्जांपल लें, हमारे पास एक कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है। अब सीईओ डायरेक्टली जो है वो मैनेजर्स के साथ, या जो आपके पास डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके पास हायरार्की में लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, उतने डायरेक्टली उनके साथ जो है वो इंगेज नहीं होते। वो हाई लेवल पे आपके पास चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के साथ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर के साथ, या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे होंगे। फिर वो लोग आगे मैनेजर्स के साथ जो क्लोजली कोलैबोरेट कर रहे होंगे। तो सीईओ को अगर यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, तो इसका अगर हम लोग क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट निकालेंगे तो वो हमारे पास 0 आएगा, राइट? बिकॉज इसके जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर एक और एंगल से देखा जाए तो ये नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी नोड्स के साथ कनेक्टेड है जो बेसिकली बहुत वेल कनेक्टेड है, और वेल कनेक्टेड पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइंगल्स। हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो ट्राइंगल्स होते हैं, दे आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एम्बेडेड सोशल नेटवर्क्स, राइट? सोशल नेटवर्क्स के अंदर जो एम्बेडिंग्स होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक क्लोजर हम लोगों ने पढ़ा था, जो ट्राइडिक क्लोजर हम लोगों ने स्टडी किया था, उसके अंदर यही था कि हमारे पास ओवर टाइम जो नोड्स होती हैं दे फॉर्म ट्राइंगल्स, राइट? सो ट्राइंगल सेंट्रलिटी बेसिकली क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट के इस एस्पेक्ट को एड्रेस करती है। और ये जो क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि डायरेक्टली अपने नेबर्स की एम्बेडेडनेस को कंसिडर कर रहा होता है। जो ट्राइंगल सेंट्रलिटी है ये बेसिकली किस तरह काम कर रही होती है कि ये एक अगर नोड डायरेक्ट ट्राइंगल्स के अंदर इन्वॉल्व है उनको भी कंसिडर कर रही होती है, जिस तरह क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट है। लेकिन अगर ये नोड किसी ऐसी नोड्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है जो ट्राइंगल्स के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको भी ये सेंट्रलिटी मेजर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है। तो इस केस में भी एक्सपेक्ट कि ये जो हमारे पास नोड है इसकी ट्राइंगल सेंट्रलिटी जो है वो हाई होगी, क्योंकि ऑल ऑफ इट्स नेबर्स आर इन्वॉल्व इन ट्राइंगल्स, राइट? सो इसको मैथमेटिकली जो डिफाइन किया गया है वो इससे किया हुआ, इसको हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को, राइट? और उसको वन बाय वन हम लोग स्टडी कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये बेसिकली सर हम लोग, जी बेटे। सर ये सीईओ की नोड है, इसकी ट्रायंगल सेंट्रलिटी हाई है क्योंकि इसके जो नेबर्स हैं वो ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। तो ये फिर इस तरह कह सकते हैं कि जो इसके नेबर हैं वो ट्राइडेक क्लोजर बना रहे हैं। हाँ, जो नेबर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक क्लोजर या ट्राइडिक क्लोजर बना रहे हैं, यस। लेकिन अगर कोई और ऐसी नोड है जिसके अंदर नोड्स जो हैं वो लाइक सिर्फ कुछ नोड्स जो हैं वो ट्राइंगल्स बना रहे हैं, लेट्स से सिर्फ एक नोड उसकी ट्राइंगल बना रही है, या उसका कोई नेबर है वो सिर्फ ट्राइंगल के अंदर इन्वॉल्व है, राइट? अब इस केस में इस नोड की सेंट्रलिटी, ट्राइंगल सेंट्रलिटी कम होगी, मतलब नॉट रिलेटिवली तो ज़्यादा ही होगी, लेकिन वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। लेट्स से कि ये हमारे पास एक बड़े ग्राफ का जो है वो हिस्सा है, तो इसकी ट्राइंगल जो सेंट्रलिटी है वो हमारे पास कम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी लाइक सिर्फ ये नोड्स हैं जो ट्राइंगल्स के अंदर इन्वॉल्व है, ये नेबर है सिर्फ ट्राइंगल के अंदर इन्वॉल्व है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द नेबर्स दे आर नॉट इन्वॉल्व इन ट्राइंगल्स, राइट? तो इसकी रिलेटिवली ट्राइंगल सेंट्रलिटी कम होगी। तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे होते हैं कि डायरेक्टली वो नोड कितने ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व है, और उसके नेबर्स जो हैं वो कितने ट्राइंगल्स के अंदर इन्वॉल्व है, उसकी बेस में हम लोग ट्राइंगल सेंट्रलिटी निकालते हैं। आप ये सर कह ये लें कि इसके ये फिर जो क्लोज ट्राइडिक क्लोजर की एक क्वांटिफाइड फॉर्म है। जी बेटा। सर ये इसके अंदर क्लोजनेस के भी कंसेप्ट नहीं आ सकता क्लोजनेस तो देखिए, कि क्लोजनेस किसी भी तरीके से ट्राइंगल्स को कंसिडर नहीं कर रहा होता।
तो इसके अंदर जो पर्टिकुलर फोकस है वो है ट्राइंगल्स के ऊपर। जी, लेकिन अगर सीओ के साथ ये सीएफओ की है, अब देखें इससे इस अगर इस सीएफओ कॉन्टेक्स्ट से में आगे। देखेंगे तो आपको बिटवीननेस भी यहाँ पे हाईएस्ट सेंट्रलिटी देगी, आपको डिग्री भी जो है वो अलोंग विद सीएफओ सीटीओ सीओ हाईएस्ट सेंट्रलिटी देगी, आपको इसके अंदर क्लोजनेस भी जो हाईएस्ट सेंट्रलिटी देगी। तो इट्स नॉट कि आपके पास जो है वो जो सेंट्रलिटी मेजर्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट की दिया, इसके अंदर हो सकता है कि बाकी मेजर्स के हिसाब से भी ये वाली नोट जो है वो हाई रैंक हो। हैविंग सेड दैट, ये रिसर्च पेपर में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। इसके अंदर इन लोगों ने ये कहा कि जो ट्रायंगल सेंट्रलिटी है इसकी कोरिलेशन बाकी सेंट्रलिटी मेजर्स से कम है। दैट मीन्स ये आपको ऐसी नोट्स को हाई रैंक करके देती है ये वाला सेंट्रलिटी मेजर जिसके अंदर आपके पास बाकी सेंट्रलिटी मेजर से डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, okay, so let's divide this formula into three parts. So two parts are in numerator and one part is denominator. जो denominator से start कर लेते हैं, इसके अंदर denominator basically हमें ये बता रहा है कि एक नोड के अंदर एक एक ग्राफ के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं। लेट्स से अगर रिसर्च पेपर का मैं रिकॉल करूं जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, राइट। तो अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3, 3 ट्राइंगल्स हैं। तो इसके अंदर इस केस में हमारे पास डेल्टा जी जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगा। जो न्यूमरेटर का फर्स्ट पार्ट है ये बेसिकली एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। ये स्लाइड्स अगर आप वो कर दें अपनी स्क्रीन को शेयर, क्योंकि मूव नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये अभी ये मसला है, शुरू से मसला है? शुरू से है सर, आपका मार्कर भी नहीं नजर आ रहा। आपने बताना था मुझे। चलिए, okay, now can you see the marking? यस सर। यस, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो हम लोग जो है वो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके पास इसी रिसर्च पेपर के अंदर दी हुई है। अब इस केस के अंदर हम लोग डेल्टा जी हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द नेटवर्क। तो इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो है वो 1 2 3 3 ट्राइंगल्स हैं। तो इस केस में डेल्टा जी जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगा। अगर लास्ट साइड की एग्जांपल लें तो इस केस में भी हमारे पास जो डेल्टा जी है वो हमारे पास 3 है, राइट। ओके, सो अब न्यूमरेटर के अंदर हम लोग जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास जो है वो जो फर्स्ट पार्ट है ये बेसिकली काउंट कर रहा होता है कि एक जिस नोड की हम लोग नोड बी की जो हम लोग सेंट्रलिटी निकाल रहे हैं वो डायरेक्टली कितने ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर जिस तरह यहाँ पे ये नोड बी है तो इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ये नोड और इसके नेबर्स ये डायरेक्टली कितने ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग देखें तो V, लेट्स से ये हमारे पास A B C D E F है। तो जो नोड V है ये एक ट्राइंगल के अंदर इन्वॉल्व है। इसके डायरेक्ट नेबर्स को अगर देखें तो वो नेबर्स जो ट्राइंगल्स के अंदर इन्वॉल्व है और वो ट्राइंगल जिसके अंदर V इटसेल्फ भी इन्वॉल्व है, राइट। तो ये जो इसके अंदर नोटेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे n डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट्स में V है। ठीक है, तो इट सेज दैट नेबर्स ऑफ V व्हिच आर पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल विद V, इसके अंदर V का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अब C भी दो ट्राइंगल्स के अंदर इन्वॉल्व है लेकिन ये हमारे पास न्यूमरेटर के फर्स्ट पार्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन ट्राइंगल्स के अंदर V इन्वॉल्व नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको? तो जो फर्स्ट पार्ट है ये बेसिकली ये देख रहा होता है कि V उसके तमाम नेबर्स और उनको हम लोग उन नेबर्स को हम लोग काउंट करते हैं कि वो नेबर्स कितने ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व है। सो डेल्टा ऑफ
delta V is the number of triangles a node is involved in, right? So अगर हम लोग इस एग्जांपल के अंदर V के हिसाब से देखें तो हमारे पास V जो नेबर्स ऑफ डेल्टा V अगर ये हम लोग निकालें तो ये हमारे पास आ जाएंगे A, B एंड V को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसमें C क्यों नहीं आएगा? क्योंकि C जिन ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व है उसके अंदर V नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस केस में जो एन डेल्टा V है वो हमारे पास ABV आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सेट के लिए हर नोड के लिए देख लेंगे कि ये नोड कितने ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो V एक ट्राइंगल में इन्वॉल्व है, A एक ट्राइंगल में इन्वॉल्व है, B एक ट्राइंगल में इन्वॉल्व है। अब एक ही ट्राइंगल है, उसके अंदर तमाम नोड्स को हम लोग जब काउंट करेंगे तो हम लोग बेसिकली 3 टाइम्स सेम ट्राइंगल को काउंट कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग इस समेशन को डिवाइड कर देते हैं 1/3 से। तो इस केस में आपके पास जो ये वाली समेशन आ जाएगी, समेशन u बिलोंग्स टू n डेल्टा v, और ये हम लोग v के लिए ही कंसिडर कर रहे हैं डेल्टा u, राइट। सो u इज द आर द नेबर्स और उसमें v खुद भी इन्वॉल्व होता है। तो ये इस केस में हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 1/3 टाइम्स 3 जो है वो हम लोग इसे करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास 1 आ जाएगा, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है। जो फिर ये इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का? और सर अगर ये कोई ऐसी नोड होती है जो मिड में है, उसका ये वाला डिनोमिनेटर जो भी स्टडी की है ये हमेशा पे 0 होगा। मुसद्दिक आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग इसके एक दो आगे और एग्जांपल्स करेंगे तो आई थिंक जो आप चीज़ कह रहे हैं वो उसके अंदर कवर हो जाएगी। अब सर अभी क्लियर आ रही है? जी अभी बेहतर है। अच्छा सर, मैं कह रहा था ना कि जो भी नोमिनेटर को हमने पार्ट देखा ना लेफ्ट साइड वाला, ये 0 हो जाएगा अगर जो हमारे पास नोड है ना, नोड वी अगर मिड में आ जाती है। जो पिछली एग्जांपल है अगर हम उसमें देखें तो। हाँ, अगर हम लोग ये लेट्स से ट्राइंगल सेंट्रलिटी निकाल जी। रहे हैं CEO की, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास ये 0 आ जाएगा, लेफ्ट वाला पार्ट 0 आ जाएगा। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, राइट वाला पार्ट क्या है? हम लोग नेबर्स ले रहे हैं वी के, नेबर्स ऑफ वी क्या होगा, उसके अंदर वी को इटसेल्फ शामिल नहीं करेंगे। तो नेबर्स ऑफ वी हमारे पास इस एग्जांपल के हिसाब से A, B और C आ जाएंगे, ठीक है, फॉर ऑल द नेबर्स। और अगर आपको इफ यू रिकॉल तो ये जो बैक स्लैश होती है ये सेट थ्योरी में सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इस सेट में से हम लोग n डेल्टा V निकाल देंगे। अब n डेल्टा जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ V है उसके अंदर V शामिल होगा, और n डेल्टा जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स के साथ है n डेल्टा V, इसके अंदर वो नोड इटसेल्फ शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास n डेल्टा V is basically just like n delta V the square brackets, n delta V square brackets में वो नोड खुद भी शामिल होती है, राउंड ब्रैकेट्स में वो नोड शामिल नहीं होती, ठीक है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ फॉर्मुलेशन। आप इसको और तरीके से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ जिस तरह पेपर के अंदर ऑथर ने जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है। सो इन दोनों सेट्स का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ C रह जाएगा, ठीक है। मतलब A B, और इसकी लॉजिकल सेंस क्या बनती है कि जिन नोड्स को हम लोग पहले से कंसीडर कर चुके हैं, जिन नेबर्स को जैसा A और B को पहले से कंसीडर कर चुके हैं, तो अब हम लोग उनको दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। अब वो नेबर्स जो डायरेक्टली V के साथ ट्राइंगल में इन्वॉल्व नहीं है, हो सकता है किसी और ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व हो, अब उनको कंसीडर करेंगे। तो वो हमारे पास सिर्फ एक नेबर बनता है C, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के अंदर वी गॉट लाइक 1/3 टाइम्स 3, और यहाँ पे हमारे पास W जो है वो सिर्फ एक ऐसी नोड बनेगी जब इन दोनों सेट्स का हम लोग डिफरेंस लेंगे तो वी वुड जस्ट बी लेफ्ट विद C, ABC माइनस AB, सिर्फ C बच जाएगा। और डेल्टा C हमारे पास क्या होगा, C कितने उसके अंदर इन्वॉल्व है ट्राइंगल्स में, एक, दो ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व है। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास 2 बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो 1/3 टाइम्स 3 1 प्लस 2 3, और डेल्टा G वॉज 3, तो 3/3 इस केस में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये सेंट्रलिटी है, इट वुड ऑलवेज बी अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1,
इस केस में हमारे पास ये जो नोड है इसकी ट्रायंगल सेंट्रलिटी जो है वो हमारे पास 1 बन रही है। इसको मैं अगर रैप अप कर दूं, इस फॉर्मूले को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपने वो नोड्स कंसीडर करनी है जो वी के साथ ट्रायंगल बना रही हैं, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर आपने वो नेबर्स कंसीडर करने हैं जो ट्रायंगल्स बना रहे हैं लेकिन वी के साथ नहीं बना रहे, ठीक है। या बेसिकली वो नेबर्स ले लेंगे जो वी के साथ डायरेक्टली ट्रायंगल नहीं बना रहे बस, और उन हर नेबर को काउंट कर लेंगे कि वो नेबर जो है वो कितने ट्रायंगल्स के अंदर इन्वॉल्व है, बस उसका सम हो जाएगा। तो इस केस में न्यूमरेटर का जो फर्स्ट पार्ट है वो इन 3 नोड्स को कवर करेगा, जो न्यूमरेटर का सेकंड पार्ट है वो इस एक नोड को कवर करेगा। ये वाला जो है वो 3/3 हो जाएगा, ये वाला जो है वो 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 3 और उसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द ग्राफ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का इसकी अंडरस्टैंडिंग? सर ये रिपीट कर देंगे कि राइट पार्ट पे जैसे 2 आंसर आया वो कैसे है? सिर्फ छोटा सा पॉइंट ये। देखें, अगर ये नोड वी हमारे पास है ना तो इसके वो नेबर्स देखेंगे जो इसके साथ डायरेक्ट ट्रायंगल नहीं बना रहे। इस केस में वो सिर्फ एक नेबर बन रहा है सी, और डेल्टा सी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा सी वुड बी इक्वल टू 2 बिकॉज सी इज इन्वॉल्व इन 2 ट्रायंगल्स CDE एंड CEF, राइट। जी सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम लोग इसकी कुछ टॉय एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये हमारे पास वही CEO वाले एग्जांपल है, बस इसके अंदर लेट्स से CEO के साथ COO और CTO को जो है वो लिया हुआ है जस्ट फॉर एग्जांपल। आप इसके अंदर थर्ड भी वो ऐड कर देंगे तो वो भी सिमेट्रिकल आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। सो अगर हम लोग सर जी बेटा। सर ये इंसाइट क्या देता है नेटवर्क की, ये ट्रायंगल सेंट्रलिटी, मतलब कि एक क्या नोड मतलब जो है है वो इंसाइट? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितनी एम्बेडेड है इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल्स। अगर देखें एक नोड जो है वो बिल्कुल भी किसी ट्रायंगल के अंदर इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली खुद या उसके नेबर्स, वो भी किसी ट्रायंगल में इन्वॉल्व नहीं है, उसके नेबर्स भी किसी ट्रायंगल में इन्वॉल्व नहीं है, तो व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? काइंड ऑफ इसकी एम्बेडिंग कम है ना, शायद वो ब्रिजिंग का रोल प्ले कर रही हो, हब का रोल प्ले कर रही हो, लेकिन उसके नेबर्स आपस में वेल कनेक्टेड नहीं है। और अगर एक नोड है वो खुद अगर ट्रायंगल्स के अंदर इन्वॉल्व है या उसके नेबर्स ट्रायंगल्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास एम्बेडेड है आइदर डायरेक्टली विद अदर नोड्स या ऐसी नोड्स के अंदर वो प्लेस्ड है जिसके जो ट्रायंगल्स का पार्ट है। और ट्रायंगल आपको पता है एक बेसिक सोशल स्ट्रक्चर है। मे बी और जो triangle centrality, the nodes which have highest triangle centrality are in an influential position या in a safe position, इसको आप उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी लेके जा सकते हैं। सर ये भी एक किस्म की एम्बेडेडनेस दे रही है, और जो हमारे पास नोड की एम्बेडेडनेस के लिए क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है वो भी दे रही है, लेकिन अगर इनको कंपेयर करें तो ये ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल एम्बेडेडनेस दे रही है ये टीसी। जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट का मसला ये है कि उसके अंदर एक तो ये कि मल्टीपल इश्यूज हैं उसके साथ। एक क्लस्टरिंग कोफिशिएंट का मसला ये है कि आपके पास लेट्स से ये सिचुएशन है, ठीक है। अब आपके पास काइंड ऑफ लेट्स से इस नोड, ये जो सेंट्रल नोड है इसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपके पास ये नोड जो है वो अपने नेबर्स के अंदर वेल एम्बेडेड है, राइट। इसके नेबर्स की मेजॉरिटी एक दूसरे से जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसका अगर क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकालेंगे तो इट वुड बी 3/6, राइट। 0.5 आएगा इसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट। अब आपके पास एक अगर एच मिसिंग, या चलें ये एच भी ले लेते हैं, तो इसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट आपके पास 4/6 आएगा, हालांकि ये नोड बहुत ज़्यादा एम्बेडेड है, ठीक है। तो स्टिल अगर एम्बेडेड है तब
भी अगर आपके पास इस केस में 2 एजेस मिसिंग है तो आपके पास 4/6 2/3 66% इसकी जो है वो क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको ट्रायंगल सेंट्रलिटी के हिसाब से देखेंगे तो इसकी हमारे पास जो इसका जो ट्रायंगल सेंट्रलिटी है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। ये तो वो केस है कि नोड एम्बेडेड है लेकिन उसके बावजूद क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। और दूसरी एग्जांपल जो है वो ये वाली है जो ये सीओ वाली थी कि एक नोड है उसके गिर्द सारी नोड्स जो हैं वो ऐसी हैं जो ट्रायंगल्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, राइट। तो अब इस केस में तो क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट आपका सीधा सीधा 0 वो देगा ना। इस यहाँ पे अब देखें, अब यहाँ पे आपके पास ये जो सेंट्रल नोड है इसका क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट आपके पास 0 होगा। गॉट इट? जी क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट 0 होगा, और लेकिन टीसी 0 नहीं होगा, और फिर इससे हमें टीसी से इनवर्स मिल जाएगी। हाँ, इसका क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट 0 होगा लेकिन इसकी जो ट्रायंगल सेंट्रलिटी है वो हमारे पास 1 होगी। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स। जो इसके अंदर अगर हम लोग मुख्तलिफ नोड्स की सेंट्रलिटी निकालें, ट्रायंगल सेंट्रलिटी निकालें, तो जो ये सीओ वाली जो नोड है हमारे पास, से नोड ए है हमारे पास, इसकी ट्रायंगल सेंट्रलिटी क्या आएगी? जो न्यूमरेटर का लेफ्ट पार्ट है उसके अंदर कोई भी ऐसी नोड नहीं है जो डायरेक्टली इसके साथ ट्रायंगल्स में इन्वॉल्व हो, तो वो वाला जो सम है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 वुड बी 0। और फिर बाकी जो इसके नेबर्स बन जाते हैं उनका हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास वो कितने ट्रायंगल्स में इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास लेट से बी है, ये सी है, ये हमारे पास दोनों एक एक ट्रायंगल्स में इन्वॉल्व है, तो 2 ट्रायंगल्स में इन्वॉल्व है, तो हमारे पास इसकी जो ट्रायंगल सेंट्रलिटी है वो 2/2 1 आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह अगर हम लोग इसमें से किसी एक नोड को पकड़ लें, लेट से इस नोड को पकड़ लें या इस बी नोड को पकड़ लें। अब नोड बी को अगर देखें तो इसके ट्रायंगल ये कितनी नोड्स हैं जो डायरेक्टली इसके साथ ट्रायंगल में इन्वॉल्व है? डी और ई, ठीक है, बी डी ई ये तीनों एक ट्रायंगल में इन्वॉल्व है। तो बी कितने ट्रायंगल्स में इन्वॉल्व है? 1। डी कितने ट्रायंगल्स में इन्वॉल्व है? 1। ई कितने ट्रायंगल्स में इन्वॉल्व है? 1। 1 + 1 + 1 3/3 1 हो जाएगा, प्लस इसके नेबर्स इन नोड्स के अलावा जो इसके नेबर्स वो सिर्फ ए है और वो किसी ट्रायंगल में इन्वॉल्व नहीं है, वो 0 हो जाएगा। तो इसकी जो सेंट्रलिटी है वो 1/2 0.5 हो जाएगी। लेट्स वर्क ऑन दिस एग्जांपल। इसके ऊपर अगर आप खुद इसे फिगर आउट करना चाहें तो हाउ वुड यू वर्क? लेट्स से इफ आई आस्क यू के इस नोड की आप लेट्स से इस नोड की अगर आप ट्रायंगल सेंट्रलिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे? इस नोड्स के सर हम देखेंगे ये नोड इटसेल्फ और इसके जो नेबर्स हैं तो भी लेट्स से ट्रायंगल्स अगर हम हैं। लोग इसको कह देते हैं इसके दो ए नेबर हैं और ये बी खुद भी ट्रायंगल में है। सी, ठीक है। तो इसके सर अंदर वो जो डिनोमिनेटर में तो आ गया कि टोटल कितनी ट्रायंगल्स है, तो वो तो 3 हो गया। टोटल आपके पास ट्रायंगल्स जो हैं वो आपके पास 3 हो गई। अब इसका नेबरहुड निकालें आप, डेल्टा और जो ए स्क्वायर बी सी भी ब्रैकेट्स के आएगा। अंदर ए था, ठीक है, तो वो आपके पास नेबरहुड आपके पास क्या आ जाएगा जिसके अंदर ए खुद इन्वॉल्व है? ए बी सी बी और सी। ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हर एक का आप डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी निकाल लें, तो डेल्टा ए आपके पास क्या हो जाएगा? डेल्टा ए 1 होगा। 1 होगा। डेल्टा बी 2 हो जाएगा। 1 2, डेल्टा नहीं, सी लेकिन डेल्टा सी भी 2 है, 2 ट्रायंगल्स में इन्वॉल्व है ना। 2। ठीक हाँ, ये हम लोग नहीं कह रहे कि वो सिर्फ वो ट्रायंगल्स काउंट करेंगे जिसके अंदर ए इन्वॉल्व है, ट्रायंगल सारी काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से डेल्टा बी और डेल्टा सी 2 आ जाएगा क्योंकि ये दो दो ट्रायंगल्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो इसको फिर हम लोग सम करेंगे इन तीनों वैल्यूज को, तो ये इसकी समेशन हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 टाइम्स 5, 5/3 आ जाएगा। और फिर ए के वो नेबर्स जो इनके अलावा हैं, तो इसके अलावा कोई और नेबर्स है ही नहीं आपके पास, तो वो आपके पास एम्प्टी सेट होगा, वो आपके पास 0 आ जाएगा।
तो +0 और टोटल ट्राइंगल इन द नेटवर्क इज 3। आपके पास 5/3 जो है वो आपके पास 5/9 बन जाएगा। 5/9 वुड बी 0.55। ठीक है जी। सर ये आपने राइट किया दोबारा स्क्रीन पे? नहीं, और कुछ नहीं राइट किया जिसमें ये 1/3 बस लास्ट चीज मैंने यही राइट की। ओके, ठीक है जी, आपको समझ आ गई। इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल्ड पेपर है 2024 का एसीएम की ट्रांजैक्शंस, आई थिंक ट्रांजैक्शंस ऑन ग्राफ पे नॉलेज पे पब्लिश हुआ हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड जर्नल। और इस पेपर के अंदर उन्होंने इसका कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है वो डिस्कस किया हुआ है, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस की हुई है, फिर इसके जो डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इसे डिटेल में किया हुआ है। ये जो ट्रायंगल सेंट्रलिटी का एल्गोरिथम है, एज फार एज आई नो, ये जो आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड नहीं है। जिस तरह आपके पास नेटवर्क एक्स हो गया या गेफी हो गया, साइटोस्केप हो गया, इनके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। लेकिन एक आपके पास लाइब्रेरी है PY ग्राफ क्लास, इसके अंदर जो है वो आपके पास ट्रायंगल सेंट्रलिटी का जो है वो आपके पास फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। उसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी, और उसके बाद आप इसको इंक्लूड करें। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको फंक्शंस मिल जाएंगे, उस फंक्शन को कॉल करें तो आप हर नोड की ट्रायंगल सेंट्रलिटी जो है वो निकाल सकते हैं।